गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ़ोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसकी एप्लीकेशंस कर रहे थे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए। कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे पिछले लेक्चर में, तो उसी कंटिन्यूशन में हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं डबली ऑक्सीडाइज्ड सिस्टीन का। और यहाँ PES हमें हेल्प करती है इसके जो कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उनमें से एक स्ट्रक्चर डिसाइड करने में। तो सिस्टीन के डबली ऑक्सीडाइज्ड सिस्टीन के दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक तो थायोसल्फोनेट टाइप का, जिसमें दोनों ऑक्सीजन एक ही सल्फर पर प्रेजेंट हैं, और दूसरा डाइसल्फॉक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें दो ऑक्सीजन दोनों दो सल्फर पर, यानी एक सल्फर पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस जो है वो ये है कि थायोसल्फोनेट स्ट्रक्चर में जो सल्फर है वो दो तरह का है। इस कंपाउंड में दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग है, क्योंकि एक सल्फर पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे सल्फर पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। दूसरी तरफ जो डाइसल्फॉक्साइड स्ट्रक्चर है उसमें क्योंकि दोनों ही सल्फर पर एक एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक जैसी है। तो जब हम इनका PES देखते हैं तो डबली ऑक्सीडाइज्ड सिस्टीन का, तो अगर थायोसल्फोनेट्स टाइप का स्ट्रक्चर हो तो हमें दो पीक्स मिलनी चाहिए, दो सिग्नल मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के सल्फ़र हैं, दोनों सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। लेकिन अगर डाइसल्फॉक्साइड टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सल्फ़र एक जैसे हैं, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है, इसलिए सिग्नल जो है, पीक जो है वो हमको एक मिलनी चाहिए। तो जब हम डबली ऑक्सीडाइज्ड सिस्टीन का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें डबल पीक मिलती है। तो डबल पीक का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो थायोसल्फोनेट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से PES से हम किसी एक स्ट्रक्चर पर पहुंच सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर सही है और दूसरा नहीं। एक और तरह की एप्लीकेशन PES की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, कि वहाँ हम सेंट्रल मेटल एटम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम PES से निकाल सकते हैं। जैसे कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें इजी नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, जैसे टंगस्टन और वेनेडियम के कुछ ऑक्साइड्स W3V5O20 और WV2O6। इनमें जो वेनेडियम और टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पता लगाई गई एस्का स्पेक्ट्रम से। इन कंपाउंड्स के एस्का स्पेक्ट्रा को उनके सिंपल ऑक्साइड्स के स्पेक्ट्रा से कंपेयर करके, और जब कंपैरिजन किया गया तो ये पाया गया कि W3V5O20 में वेनेडियम +5 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि दूसरे कंपाउंड WV2O6 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स +5, +4 और +3 है। टंगस्टन इन दोनों ही कंपाउंड्स में +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक और एप्लीकेशन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए वो ये कि किसी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा सेम एटम हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितनी तरह के हैं, जैसे और कितना नंबर है उनका। जैसे सोडियम एजाइड का केस अगर हम लें, NaN3 का केस, तो यहाँ जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन हैं, तो क्या ये तीनों एक जैसे हैं या अलग अलग तरह के हैं, और एक जैसे कितने नाइट्रोजन एटम हैं, ये सब हम पता लगा सकते हैं एस्का स्पेक्ट्रम से। तो जब इसका एस्का स्पेक्ट्रम लिया गया तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन का जब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमको दो पीक्स मिलती हैं,
और उन दो पीक्स का जो इंटेंसिटी का रेशो है वो है 2:1 का, यानी एक पीक दूसरी से डबल है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो 3 नाइट्रोजन थे उनमें से 2 एक तरह के हैं और एक अलग तरह का है। तो जो एंड नाइट्रोजन है वो 2 हैं, सेंटर का नाइट्रोजन 1 है, इसलिए 2:1 के रेशो में हमें सिग्नल्स मिलते हैं। एक और एप्लीकेशन इसका की कि हम इस स्पेक्ट्रम की मदद से मॉलिक्यूल्स में या बॉन्ड्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल की या एटम की वो चार्ज पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, कोर इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि वो चार्ज पर डिपेंड करती है, इसलिए हम एस्का को यूज़ कर सकते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी पता लगाने में या मॉलिक्यूल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स इसके, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि जब मेटल कार्बाइड का एस्का स्पेक्ट्रम लिया गया तो उससे ये प्रूव हुआ कि जो चार्ज है वो मेटल से कार्बन की ओर ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से फ्लेविलियम कंपाउंड्स जो हैं, फ्लेविलियम कंपाउंड्स जो हैं वो 3 रिंग के कंपाउंड हैं और उसमें सेंट्रल रिंग में ऑक्सीजन होता है और बाकी सारी कार्बन से मिलकर बनी हुई रिंग्स हैं। तो ये देखा गया कि इस पर जो चार्ज है, ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड नहीं है, दैट इज़ स्ट्रांगली लोकलाइज्ड, यानी वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही रहता है, ना कि वो रिंग में डीलोकलाइज होता है। तो इस तरह से चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम पता लगा सकते हैं एस्का से। हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की थी, एस्का से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम सिग्नल की इंटेंसिटी को मापते हैं। जैसे हमने अभी सोडियम एजाइड के केस में भी कहा कि क्योंकि एक सिग्नल दूसरे से डबल है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 एटम जो हैं वो एक तरह के हैं और एक एटम अलग तरह का। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी मिक्सचर में ये पता लगा सकते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से, एलिमेंट से मिलकर जो बना है ये मिक्सचर, उसमें उनकी रिलेटिव अमाउंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम ब्रास के एलॉय में जो है उसके एस्का स्पेक्ट्रम लेकर ये पता लगा सकते हैं कि उसमें जिंक और कॉपर का रिलेटिव अमाउंट क्या है। एक्सरे फोटोन हम इसमें यूज़ करते हैं एस्का में। तो एक लिमिटेशन ये है कि हालांकि जो एक्सरे फोटोन जो है, एक्सरे का जो रेडिएशन है वो पेनिट्रेट कर सकती है कई 100 नैनोमीटर तक और वहाँ मटेरियल को पेनिट्रेट करके वहाँ से भी वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकती है। लेकिन जब एक्साइटमेंट के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मटेरियल से निकल पाएँ, एनवायरनमेंट में जा पाएँ, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं इतनी डेप्थ पर। केवल वही फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट लेयर्स में हैं मटेरियल की, उन्हीं को चांस मिलता है कि वो मटेरियल से निकल कर और बाहर एनवायरनमेंट में जा पाएँ। तो इसलिए सरफेस एनालिसिस के लिए ये मेथड जो है वो मोस्ट सूटेबल है। यानी केवल जो ऊपर की लेयर्स को अगर हमको स्टडी करना हो, सरफेस को स्टडी करना हो, तो उसके लिए ही हम एस्का को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैटालिसिस के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के लिए या कोरोजन वगैरह के लिए, जहाँ पर केवल ऊपर की लेयर ही कोरोड होती है, तो जहाँ सरफेस को एनालाइज करना है वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एस्का और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। थैंक यू।